नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने विजयनगरम जिले के भोगपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ये एयरपोर्ट, आधिकारिक नाम इसका अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। इसका नाम आजादी के महान क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू के सम्मान में रखा गया है। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश को 17,900 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। विशाखापट्टनम में 460 करोड़ की लागत वाले सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इसके बाद आज कर्नाटक दौरे के अभी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी मैसूरू जाएंगे और यहां पर स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में लोगों को संबोधित भी करेंगे। हमारी नजर भी इस पर बनी हुई है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपना संवाद शुरू करते हैं, संबोधन शुरू करेंगे, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के इस भव्य स्वागत के दौरान लोक नृत्य दिखाया गया और एक साथ हजारों की तादाद में लोग यहां पर नजर आए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी को क्या मैसेज दिया है उसके बारे में भी बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी को, जिन लोगों ने गालियां दी थी, उन्हें माफ कर दिया है, ये कहते हुए कि ये सब अपने ही तो हैं, अपने ही बच्चे हैं जो गुमराह हो गए हैं और गुमराहों को लेकर आना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे आंध्र प्रदेश में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट के पास एक साथ हजारों की तादाद में लोक नृत्य कलाकारों ने अपना यह खास कार्यक्रम पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी आज साउथ के दौरे पर हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के सामने दिल की बात रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान गाली देने वालों को माफ कर दिया और समाज से अपील की कि इन बच्चों को माफ कर दिया जाए। पीएम ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और सुधारने का अवसर भी होता है। ऐसे में इन गुमराह बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाना यह हमारा ही काम है। पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी का जेनजी के नाम ये 5वां संदेश था। 23 जुलाई को पीएम मोदी ने पहली बार जेनजी के नाम संदेश दिया था। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का वादा किया था और 30 जुलाई को जब वो वादा पूरा हुआ तब भी उन्होंने जेनजी से संवाद किया था और अब गालीबाजों को माफ करने के साथ देशवासियों से उन्होंने माफी देने की अपील की है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है,
आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री मोदी ने गालीबाजों को माफी दे दी, लेकिन विपक्ष उस पर भी सियासत कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का अहंकार ही बीजेपी की सरकार गिराएगा। अखिलेश ने एक पोस्ट में लिखा है कि भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो अब अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो भी जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया। दूसरों पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाना और लोगों के बयान बदलवाना भाजपाई नकारात्मक राजनीति की बहुत ही घिसी पिटी और आउटडेटेड चाल है। ऐसे कुकृत्यों से भाजपा के खिलाफ गुस्सा, नाराजगी और आक्रोश और भी अधिक बढ़ रहा है। भाजपा का अहंकार ही गिराएगा उनकी सरकार, यह अखिलेश यादव का यह हमला है। अब कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो पर सवाल उठाया और कहा कि हमें तो उम्मीद थी कि मोदी जी माफी मांगेंगे, लेकिन उल्टा माफी दे रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा बहती है, ये प्रधानमंत्री जी के आज के माफीनामे से पता लग गया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप उन नौजवानों से माफी मांगेंगे जिनके शरीर में आपकी पुलिस की चलाई हुई पिलेट्स मौजूद। उस बेटी से माफी मांगेंगे जो हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही। उन लोगों से माफी मांगेंगे जो आपके पुलिस के अत्याचार के शिकार हुए और जिनकी आंखें जाती रही। उनसे माफी मांगेंगे जिनको AK-47 लेके दौड़ाया। यही नहीं, जिन मेरी बेटियों बहनों का भारत की नारी शक्ति को गालियां दी गई, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और ऐसी सी घिनौनी हरकत की गई जो आजाद भारत में कभी नहीं हुई थी, और यहाँ आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आप ही माफ किए दे रहे हैं। किसको माफ किए दे रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, माफी मांगनी है तो इन बच्चों से मांगिए और कांग्रेस पार्टी से मांगनी, जिसके सर्वोच्च नेताओं को जो गालियां आपने दी थी, वो गालियां नाकाबिले बर्दाश्त और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने वाली थी। पंजाब में पेपर लीक को लेकर मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोपों को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि हाईटेक उपकरणों के जरिए नकल का है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर न केवल एबीवीपी बल्कि कांग्रेस, साथ ही बीजेपी, अकाली दल, मान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब की, जहां पर फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। पंजाब में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार राजनीति गरमा रही है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। चाहे बीजेपी हो, अकाली दल हो या फिर कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये छात्र संघ एबीवीपी के छात्र हैं जो हरजोत बैंस के घर का घेराव करने के लिए निकले हैं और ये लगातार जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ये इन्होंने अपने हाथ में पोस्टर्स उठाए हुए हैं जिस पर लिखा है कि छात्रों का भविष्य बचाओ, पंजाब सरकार होश में आओ, पेपर लीक करने पर वालों पर बंद करो यह काला व्यापार। तो ये तमाम तरह के पोस्टर जो हैं ये यहाँ पर लगातार एबीवीपी जो कि छात्र संघ इकाई है
उन्होंने ये उठाए हुए हैं और प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया, उसी तर्ज पर अब चंडीगढ़ में भी पंजाब सरकार को घेरने के लिए छात्र संगठन जो हैं वो इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। तस्वीरें इस वक्त आप हरजोत बेंच के घर के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर एबीवीपी लगातार जो है वो प्रोटेस्ट यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इनकी मांग यही है कि एबीवीपी की जो मांग है उनकी यही है कि जो हरजोत बेंच हैं वो इस्तीफा दें और जो कि पंजाब में जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उसके ऊपर जवाब दें। इस वक्त जो छात्र उनसे हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है? मांग यही है कि जो पंजाब सरकार ने एक बयान दिया था कि जो भी हमारे अंदर पेपर लीक हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं रह रहा, उसी समय सभी इस्तीफा देने को तैयार है। तो एक जो प्रोटेस्ट है वो तो एक साधारण छात्रों की भी मांग है, लेकिन उन्हें याद दिलाना है कि जो उन्होंने अपना बयान दिया था उस बयान पर खड़े उतरना चाहिए और इस्तीफा दे करके अपनी जवाबदेही देनी चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप? लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे पंजाब में आज आए दिन पेपर लीक होते जा रहे हैं। पंजाब सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हरजोत बेंच से हम सीधा से सीधा इस्तीफा मांगना चाहते हैं। जितने भी पेपर लीक हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, चाहे वो फार्मेसी का पेपर हो, अन्य जितने पेपर है, मैं मांग करूंगा प्रदेश सरकार से इस पे अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करे और हरजोत बेंच का इस्तीफा की मांग करते हैं। छात्राएं भी आई हैं यहाँ पर, प्रोटेस्ट आप लगातार कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि हरजोत बेंच इस्तीफा दे। जब धर्मेंद्र प्रधान सेंटर के मिनिस्टर इस्तीफा दे सकते हैं तो ये स्टेट के मिनिस्टर क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते? मनीष सिसोदिया जाके जंतर मंतर पे बोलते हैं कि अगर पंजाब में कभी पेपर लीक होता है तो हम खुद रेजिग्नेशन मांगेंगे, पर अब जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं ना, वैसे ये लोग एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं। इसलिए हमारा डिमांड है कि ये लोग रिजाइन करें, ये लोग प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी लें इस चीज की। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ सेक्टर 2 में हरजोत बेंच के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर छात्र जो हैं वो लगातार हरजोत बेंच के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है, जहां पर अमरनाथ यात्रा के बीच कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है। आतंकी एक बार फिर से कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने लगे हैं और इसी कड़ी में कुलगाम में काम करने वाले 2 मजदूरों को नाम पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कुलगाम में आतंकी वारदात के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को हमले में पाकिस्तानी आतंकी के शामिल होने का शक है। दरअसल कल कुलगाम के किलाम में आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के नाम पूछे, फिर छत्तीसगढ़ के 2 हिंदुओं को ग्रुप से अलग करके गोली मार दी। हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा मजदूर अस्पताल ले जाएगा जहां पर उसकी मौत हो गई। इस पूरी आतंकी वारदात की जिम्मेदारी लश्कर तोयबा के संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम के उसी इलाके में मौजूद है जहां बीती रात मिलिटेंटों ने 2 नॉन लोकल लेबर्स को क्लोज रेंज से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर तोयबा का हाथ है और जिस तरह से अनंतनाग ज़िले में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को क्लोज रेंज से गोली मार दी गई थी, उसी पैटर्न पर जो है इन 2 नॉन लोकल्स की भी हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। ये केलम इलाका है कुलगाम का, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है जहाँ पर वो लेबर ईंट के एक बत्थे में काम करते थे। लेबर थे वहाँ पर जिनको उनका कार्ड देखकर जो है बताया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस हमले के बाद जो है पूरे इस इलाके में खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि अनंतनाग हमले में जिस आतंकी का हाथ था उसी आतंकी ने जो है इस हमले को
भी अंजाम दिया है। और 2 आतंकी थे जो एक स्कूटर पर सवार थे, एक के पास AK-47 थी और दूसरे मिलिटेंट के पास पिस्टल था। दोनों मिलिटेंट जो थे वो इस ईंट के भट्ठे के अंदर चले गए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तादाद में नॉन लोकल लेबर्स है जो इस तरह कश्मीर में काम करते हैं, ईंट के भट्ठों पे काम करते हैं। और 2 लोगों के जो है उनमें से नाम पूछा गया और बाकी किसी के साथ बात नहीं की है और उनको जो है नज़दीक से गोलियां चलाई और उसके बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि रात में ही एक की मौत हो चुकी थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल था, उसे अनंतनाग के बाद श्रीनगर सिकिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और जहां वो आज सुबह जो है जख्मों की ताब न लाकर जो है दम तोड़ बैठा है। तो फिलहाल उसके बाद किस तरह की तस्वीर है यह आप देख सकते हैं कि पूरे इस इलाके में हर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। निसंदेह ही वर्ष 2024 के बाद जो है एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। 10 दिनों के भीतर ये दूसरी टारगेट किलिंग है। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होना निसंदेह ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस तरह की किलिंग्स को रोकना जो है बेहद मुश्किल होता है। लेकिन मिलिटेंट जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और उनके लिए इस तरह का किलिंग करना जो है एक बहुत बड़ा आसान टारगेट होता है, टारगेट किलिंग करना और अपनी प्रेजेंस को दिखाना। तो वो कहीं ना कहीं जो है एक बार वो पैटर्न जो है फिर से साफ तौर पर 10 दिनों के अंदर में जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल पूरे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है और माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है और वही आतंकी इस हमले में भी शामिल है जिसने अनंतनाग ज़िले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को क्लोज रेंज से गोली मारी थी। क्योंकि जो 2 मिलिटेंट आए थे, बताया जा रहा है कि एक के पास AK-47 थी, दूसरे के पास पिस्टल थी और उसी पैटर्न की तरह जो है इस हमले को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है और यही कोशिश की जा रही है कि इस हमले में जितने भी लोग जो है शामिल है, मुलव्वस है, उनको जल्द से जल्द या तो मार गिराया जा सके या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और मजदूरों की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। देश के अलग अलग कोने से आकर कश्मीर में काम करने वाले गरीब मजदूर दहशत में हैं। सुनिए इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर से उन्होंने इस पूरी वारदात को लेकर क्या कहा। हम इस वक्त कुलगाम के कलीपोरा इलाके में मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए आते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है कि डर और खौफ जो है वो साफ तौर इन चेहरों पर देखा जा सकता है, क्योंकि जान जो है वो सबको प्यारी है। कुछ लोग हैं जो ईंट के भट्ठे में यहाँ पर काम करते हैं। इस घटना के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सुनील कुमार। सुनील जी, कहाँ से आप? लखनऊ रायबरेली। लखनऊ रायबरेली जी। तो कल सुना आपने क्या हुआ यहाँ पे? सर मतलब कि रात को मतलब कि जैसे प्रशासन मतलब आए तो मतलब कि हमें थोड़ी बहुत मतलब बैठक हुई कि मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है। यहाँ से करीब 3 अभी हम लोगों को सुबह हम लोगों को पता मिली है कि मतलब कि 3-4 किलोमीटर दूरी पे दुर्घटना हुई है। तो हेडेक तो होता ही है, हम लोग मजदूर आदमी हैं। और सर मतलब कि थोड़ा बहुत तो मतलब सभी को रहता है कि मतलब दूसरी प्रांत में आए हैं और फिर सर हेडेक तो रहता ही है। हाँ, डर क्यों नहीं लगेगा सर, डर तो लगना है। जैसे कोई माहौल खराब हो जाता है तो डर तो थोड़ा बहुत अंदर हो ही जाता है। तो इस घटना के बाद चाचा पुलिस की तरफ से कोई आपके पास आया कि अंदर ही बैठना, बाहर नहीं निकलना, कुछ आदेश मिले आपको? हाँ जी, अंदर बैठो, बाहर नहीं निकलना, यही बताते हैं कि अंदर बैठो। हाँ, दिन में सामान वान ले आओ और शाम को अंदर बैठिए। मतलब शाम को घरों से बाहर नहीं आना? हाँ, बाहर नहीं निकलना, नहीं खतरा है, पता नहीं कितनी टाइम हो जाए, टाइम कितनी टाइम भी हो सकता है। आप बताइए, आप रोजगार कमाने के लिए आते हैं, जब इस तरह की घटनाएं घटती है उसके बाद डर होता है, मन में ये होता है कि वापस चले जाए? हाँ, डर तो लगता है साहब, तो क्या करा जाए। अब यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ तो करना है बात कि नहीं। और डर तो सभी को ऊपर लगता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो। हाँ, तो कितने लोकल नॉन लोकल्स यहाँ पर है जो ईंट के भट्ठों में या मजदूरी का काम करते हैं? यहाँ साहब लाखों की संख्या में है। हाँ,
लाखों की हाँ। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रोजगार कमाने के लिए आते हैं, हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कश्मीर के विभिन्न ज़िलों में जो है इस तरह के नॉन लोकल्स जो है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग अपना काम करते हैं, और जब भी इस तरह की घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ ये लोग बल्कि इनके परिवार वाले भी जो है वो काफ़ी सदमे में आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ये चाहते हैं कि भले ही रोज़ी रोटी ना कमाए लेकिन जान बच जाए, वो वापस ऐसे लोगों को जो है घर आने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी यहाँ पे बातचीत हुई, बहुत सारे लोग जो है इस घटना के बाद डरे हुए हैं और उन्होंने ये मन बना लिया है कि इस घटना के बाद जो है वो वापस जाएंगे यहाँ से। तो जैसे ही आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद से कश्मीर में आतंकियों का खात्मा शुरू हो गया और ऐसे हालात बन गए कि उनका नामो निशान मिट गया। और अपना वजूद बनाए रखने के लिए या तो वो पहलगाम या फिर कुलगाम की तरह टारगेट किलिंग करते हैं और हिंदुओं को मारते हैं और चाहते हैं कि इस इलाके में यानी कश्मीर में विकास ना हो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज पीओके में कातिल फौज बनकर घूम रही है। अब मुनीर की फौज का बहुत घिनौना चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान के फौजियों ने एक मासूम बच्ची को घेर कर घुस को गोली मार दी और उसकी जान ले ली। पीओके में 27 जुलाई के बाद से कम 40 लोगों का कत्ल किया जा चुका है। पीओके में हर तरफ खून ही खून बह रहा है। लेकिन इस कत्ले आम के बावजूद जनरल मुनीर पीओके में पस्त हो चुके हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। पीओके की शकीना को जनरल मुनीर ने मार डाला। 7 साल की बच्ची के सीने पर गोली मार दी। दरवाजे पर खून का यह दरिया मासूम के जिस्म से बहा है। 27 जुलाई से पीओके में पाकिस्तानी फौज ने कत्ले आम के नए दौर की शुरुआत की तो सारी हदें पार कर दी। सिर्फ 4 दिनों में कत्ल किए गए लोगों की संख्या 40 से पार हो चुकी है। अभी 31 जुलाई का आंकड़ा नहीं है क्योंकि पीओके में इंटरनेट बंद है, इसलिए खबरें मिलने में काफी वक्त लग रहा है। लेकिन अब तक की सबसे दर्दनाक खबर पीओके से आ गई है और वो है इस बच्ची का कत्ल जो मुनीर की फौज ने उसके घर में घुसकर किया। बच्ची की उम्र महज 7 साल है। इसका नाम शकीना था। पाकिस्तानी फौज आंदोलनकारियों को पकड़ने के नाम पर इसके घर में घुसी थी। घुसी क्या थी? हथियार बंद होकर हमला किया था। अंदर घुसते ही अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसकी चपेट में आने से इस बच्ची की मौत हो गई। पाकिस्तानी फौज वहशियत की सारी हदें तोड़ चुकी है। ना बच्चे देख रही है, ना औरतें, ना बुजुर्ग। मर्दों की तो कोई बिसात ही नहीं रह गई। सामने देखते ही तड़ातड़ गोलियां मारी जा रही हैं। पीओके का रावला कोट इस कत्लो गारत का सेंटर बना हुआ है। मैं आई तो फिर लाना था हमारी जिंदगी पे। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं अपने ये अल्फाज वापस लेती हूँ। जनरल मुनीर किस किस का मुंह बंद करवाएगा, पीओके में कितने वीडियो डिलीट करवाएगा और कितने वीडियो जबरन रिकॉर्ड करवाएगा, क्योंकि रावला कोट में 1 लाख से ज्यादा लोगों के हुजूम के आगे ये ऐलान तो पहले ही हो चुका है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और उसके पास भारत में मिलने का ऑप्शन है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे चोरों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। मुनीर के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि बगावत की हर आवाज को गोली मारकर खामोश कर दे, और वो पूरी कोशिश से यही कर रहा है। शुक्रवार को पाकिस्तानी फौज ने पीओके, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन तीनों इलाकों के लोगों के लिए एक ही लाइन में मौत वाला परवाना निकाल दिया। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग।
आज भी बर्बरियत रोकने का नाम नहीं ले रहे, इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले हैं। आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आज़ाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हों। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जब नौबत यहाँ तक आ जाए कि एक माँ को, एक बहन को सामने आके बोलना पड़े कि हमारे ही खानदान के 20 लोग शहीद कर दिए गए हैं, बॉडीज तक नहीं दे रहे, और कौन दहशतगर्द है, तो आपको समझ आना चाहिए कि फिर जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वो दुरुस्ती लग रहे होंगे। मुनीर की फौज बेशर्मी से जो धमकी दे रही है वो खुल्लम खुल्ला जमीन पर कर भी रही है। पीओके के एक और युवा और लोकप्रिय नेता ओसामा जमील को सरेआम गोली मार दी गई। मुनीर की फौज ने पीओके में 5 जून से ही आटे की सप्लाई बंद की हुई है। इसके बाद दवाओं की सप्लाई भी बंद कर दी, फिर इंटरनेट काट दिया, बिजली बंद कर दी और अब अस्पताल भी बंद कर दिए। जिसे पाकिस्तान 78 सालों से अपनी शहरग बता रहा है, उसी पीओके के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसा जंग के वक्त में दुश्मन के साथ किया जाता है। 78 साल बाद ही सही पीओके को समझ आ गया कि अपना कौन है और पराया कौन। उस पार मेंढर और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है, अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे, सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। सीज़फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए, जोर से बताइए, बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए। सीढ़ियों की इखलाफ पर और सियासी रवैये पर अगर इसके बदले में गोली है तो फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। कल को कोई शिकवा ना कीजिएगा, कल को कोई बात ना कीजिएगा कि आपको बुरी लग गई। मुनीर ने पीओके में कत्लेआम मचाया सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव का ड्रामा कर सके, लेकिन शरीफों पर मुनीर की ज्यादा मेहरबानी से भुट्टो भड़क गए और पीओके में मुनीर के चुनावी तमाशे की पोल पट्टी खुद ही खोलने लगे। वोट चोरी इलेक्शन, वोट पे डाका, गोली का इलेक्शन, बंदूक का इलेक्शन, जाली इलेक्शन, नकली इलेक्शन, ये इंजेक्शन इलेक्शन, ये सिलेक्टेड इलेक्शन, 447 इलेक्शन। पीओके मुनीर को घर में भी भारी पड़ रहा है और विदेशों में भी। लंदन में मुनीर और ख्वाजा आसिफ के पोस्टरों पर जूते चिपकाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी पाकिस्तानी हाई कमीशन को कई दिनों से घेरे हुए हैं और 2019 के बाद से हर साल 5 अगस्त को कश्मीर के नाम पर होने वाले पाकिस्तानी तमाशे को इस बार मुंह के बल पटखनी देने का मन बना चुके हैं। पीओके में वहशियत के चक्कर में मुनीर न घर का रहा न घाट का रहा। पीओके तो हाथ से निकला ही, उसका एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी पंक्चर हो गया और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े वाले भविष्य के एक कदम और नजदीक आ गया। खुद मुनीर का कठपुतली गृह मंत्री सच कबूल रहा है। एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा। 1 अगस्त को रावलाकोट से भारी तादाद में लोग मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी में हैं। लोग जान पर खेल कर पैदल निकलेंगे और मुनीर के कातिल रास्तों में घात लगाए बैठे होंगे। पीओके में आर पार की जंग 1 अगस्त को ही होगी।